विष्णवे। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज का व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर अनंत जी का बहुत बहुत हार्दिक अग्रिम धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज का व्याख्यान रिस्पेक्टेड संतोष नेवपुरकर जी का था। उन्होंने पहले भी इसमें व्याख्यान दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिनिशियन है आप, और कुछ उनका आवश्यक कार्य हो गया, इसलिए उनको कहीं और अपनी भूमिका अभी अदा करनी पड़ी, तो उन्होंने आपका नाम दिया डॉक्टर आनंद जी का। और मैं बहुत बहुत इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद करती हूँ। और आज के व्याख्यान को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने डॉक्टर अनंत जी का एक बार परिचय रखना चाहूंगी। वैद्य अनंत विजय राव काटी जी, आपने अपनी बीएमएस की पढ़ाई बीएमएस की, उसके बाद आपने वैद्य लेट बिंदु माधव काटी जी के अंडर आपने काम किया, और संतोष नेवपुरकर जी के भी गाइडेंस में आपने काम किया है। वर्तमान समय में आप भाग्यश्री आयुर्वेदिक क्लिनिक ठाकरे नगर छत्रपति संभाजी नगर में औरंगाबाद में वर्तमान समय में आप कार्यरत है। एज अ कंसल्टिंग फिजिशियन एंड पंचकर्म एक्सपर्ट आप सिंस 2000 से अपना कार्य, मानी 25 साल से आप वो उसमें अपना क्लिनिकल अनुभव रखते हैं। एज अ ऑनररी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एट द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में भी आपने अपनी सेवाएं दी है, और एज अ एक्स मेंबर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन सब कमिटीज ऑफ द एमसीआई एम में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। आपके बहुत सारे आर्टिकल वेरियस टॉपिक्स ऑफ द आयुर्वेद को इंक्लूड करते हुए लोकल न्यूज़पेपर जैसे तरुण भारत एंड महाराष्ट्र टाइम्स, सकाल, ऐसे बहुत सारी जगह में हमेशा छपते रहते हैं, जो लोगों को लाभान्वित करते हैं और दिशा सूचन भी करते हैं। आपने ऑल इंडिया रेडियो पर भी छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपने व्याख्यान डिलीवर किए हैं, और आपने पब्लिक अवेयरनेस और प्लांटेशन ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स का भी पब्लिक गार्डन में भी आपने कार्यभार उसका लिया है और बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है। और आपने फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड एंड पोस्ट कोविड भी आपने बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में संभाजी नगर में आपने संभाला हुआ है। एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स, जिसमें स्टेट लेवल क्विज प्रोग्राम और अमृतानुभव विभागली परिसंवाद 2009 में भी आपने भूमिका निभाई है। आपने मोर देन 36 डिफरेंट लेक्चर्स जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स को लेके हैं, उसमें भी आपने हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग जगह पर मोर देन 36 लेक्चर्स आपने लिए हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ द मधुमेह थ्रू आयुर्वेदा, वो भी आपने 2070 में एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आपने अपना योगदान दिया था, उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए आपने। मोर देन 50 मधुमेह निदान कैंप को भी आपने हैंडल किया है, वो भी औरंगाबाद जालना डिस्ट्रिक्ट दोनों में है 2018 में। और यू हैव आल्सो गिवन वेरियस लोकोपयोगी प्रोग्राम, जिसमें पोस्ट कोविड कंसल्टेशन बाय द आरएसएस देवगिरी प्रांत एंड द आयुर्वेद व्यासपीठ इन द देवगिरी विभाग में आपने अपनी भूमिका दी है। तो अनेक पब्लिक अवेयरनेस के काम को आपने निभाया है, और एक बहुत अच्छे क्लिनिशियन होते हुए भी इतना सारा लोगों के लिए समय निकालना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी
भूमिका होती है। आज आप महाराष्ट्र से हैं और मुझे वीर सावरकर जी की बहुत याद आ रही है कि वीर सावरकर जी कहते थे कि एक दिन ब्रिटिश अंपायर का सूर्य अस्त होगा, भारत आजाद होगा, है ना? ऐसे ही एक संकल्पना को लेके वीर सावरकर जी मेरे भी आदर्श है। और उन महान व्यक्ति का इतना ज्यादा तेज है कि आज हम याद करने मात्र से उत्साह से, जोश से और नए संकल्प से भर जाते हैं। तो उन्हीं की तरह हम भी ऐसे सोचते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि एक दिन आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति होगी और अनेक श्रेष्ठ वैद्य उस भूमिका को निभाने के लिए उस दिन तैयार मिलेंगे। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू वैद्य आनंद जी। सभी को मेरा नमस्कार। गृहिणी के ऊपर व्याख्यान शुरू करने से पहले गृहिणी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये देखते हैं। गृहिणी शब्द ग्रह धातु से बना है, जिसका मतलब धारण करना है। यह शब्द गृहिणी के कार्य का ज्ञान कराता है। अष्टांग हृदय में बताया है, तत् अधिष्ठान अन्नस्य ग्रहणात गृहिणी मता। तत् यानी गृहिणी ग्रहण के अन्न का अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी आधार है। सुश्रुत संहिता में कला में वर्णन है, षष्ठी पित्तधरा कला या चतुर्विध अन्नपानम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशय आमाशयो उपस्थितम धारयति। यानी षष्ठी पित्तधरा पक्वाशय और आमाशय के बीच में रहती है और सेवन किए चतुर्विध प्रकार के अन्न का धारण करती है। अष्टांग संग्रह में गृहिणी का और विस्तार से वर्णन है। उन्होंने बताया है, षष्ठी पित्तधरा नाम पक्वाशय मध्यस्था साह अन्नेर अग्नि अधिष्ठान तथा आमाशयात पक्वाशयो उन्मुख अन्न बलेन विधार्य। यानी षष्ठी पित्तधरा नाम की कला पक्वाशय और आमाशय के अंदर स्थित है। वह अन्न और अग्नि का अधिष्ठान है और आमाशय में पक्वाशय मुख के ऊपर रह के अन्न का बलपूर्वक धारण करती है। चक्रपाणि टीका में गृहिणी का ही पच्चमानाशय ऐसा वर्णन आया है। पच्चमानाशय यानी अन्न का अपचित परंतु पचन की अवस्था को प्राप्त आशय। चरिक संहिता में ऊर्ध्व आमाशय और अधोआमाशय ऐसा ही वर्णन मिलता है। चक्रपाणि टीका में आमाशयस्तु विशिष्टा धमनी विशेषता ऐसा वर्णन है। इससे हमें समझ में आता है, गृहिणी अन्न का और अग्नि का अधिष्ठान है। गृहिणी ही पित्तधरा कला है और उसका स्थान आमाशय में है। गृहिणी का कार्य जानते हैं। अष्टांग हृदयकार ने बताया है, तत् अधिष्ठान अन्नस्य ग्रहणात गृहिणी मता आयु आरोग्य वीर्य ओजो भूत धात्वाग्नि पुष्यते स्थितम पक्वाशय दाराणि भुक्त मार्ग अर्गला इवस। गृहिणी क्या काम करती है? गृहिणी अन्न का धारण करती है, आयु की पुष्टि करती है, आरोग्य की पुष्टि करती है, वीर्य यानी कार्य करने की क्षमता उसकी पुष्टि करती है, ओज की पुष्टि करती है, पंच महाभूताग्नियों की पुष्टि करती है और सप्त धात्वाग्नियों की भी पुष्टि करती है। और भुक्त मार्ग में यानी खाए हुए अन्न में, मतलब आमाशय में पक्वाशय के मुख के ऊपर अर्गला यानी कुंडी की तरह रहती है। और एक सूत्र है, इससे अर्गला का अर्थ और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जठेन अग्निना विपच्चै शनै पक्वाशय मुच्यति। यानी पक्वाशय में
अग्नि से पचन करने के बाद धीरे से पक्वाशय में छोड़ती है। ज्यादा लगा होगा। अष्टांग संग्रह में बताया है यहाँ डांट रही है ना, ऐसी नहीं है, यहाँ रेड है थोड़ी सी, अन्न और अग्नि का अधिष्ठान ग्रहणीय है। रेड है बेटा। अन्न का पक्वाशय मुख के ऊपर ग्रहणी बल पूर्वक धारण करती है। कॉफी बना लो। मंगवाया समझ लेता हूँ। इसी सूत्र का विस्तार करते हुए वर्णन है, भुक्तम आमाशये रुद्ध्वा सा विपाच्य नयति अधहा डॉक्टर आनंद, बलवती डॉक्टर आनंद, अबला। हेलो। हाँ हाँ, ये स्लाइड हाँ, है ना, फर्स्ट हेलो। ही शो हो रही थी डॉक्टर साहब। ओके ओके, हाँ एक स्लाइड, हाँ 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 जी आगे हाँ, एक रोल। मिनट हाँ मैं जी, कर देता हूँ। जी जी। हाँ हाँ कर देता हूँ, एक सेकंड। नयति अधहा बलवती अबला अन्नम आमम एवं विमोचति। भागवत शाली स्थान में गृहिणी का कार्य बताया है। गृहिणी अगर बलवान है तो गृहिणी के अन्न का पाचन होने तक रोकती है। अगर अबला है या उसका बल हीन है तो वह अन्न आम स्वरूप में ही आगे ढकेलती है। गृहिणी का स्थान और कर्म समझने के पश्चात गृहिणी की उत्पत्ति कौन से दोष धातुओं से हुई है यह जानते हैं। सर्व शरीर धातु सर्व शरीर दोष धातु मल से बना है। नहीं, दोष धातु मल विकृत है तो उस विकृति का प्रभाव उन घटक द्रव्यों द्वारा निर्मित अवयव पर भी पड़ता है। तो गृहिणी बनी कैसे है? असृज श्लेष्मण चापी यह प्रसाद परमो मतः तम पच्यमानं पित्तेन वायुश्चापि अनुधावति तम अंतराणि जायते। रक्त और श्लेष्मा इनके प्रसाद का पर यानी सबसे अच्छा प्रसाद का भी सबसे अच्छा भाग यानी सर्वोत्तम भाग का पित्त द्वारा पचन होने के समय ही जब उसमें से वायु का वहन होता है तब आंत्र की निर्मित होती है। यहाँ रक्त कफ का प्रसाद भाव पित्त द्वारा पचन होना और उसी समय वायु का वहन होना यह महत्वपूर्ण संप्राप्ति है। अरुण दत्त टीका में रक्त मांस प्रसादात अंतर संभवाः ऐसा वर्णन है। सुश्रुत मत से षष्ठ पित्तधारा कला है। हम सभी जानते हैं पित्तधारा कला सैव मज्जाधारा कला। इसलिए गृहिणी की उत्पत्ति में रक्त मांस मज्जा धातु कफ पित्त वात ये दोष कारणीभूत है। गृहिणी स्थित दोषों की जानकारी लेते हैं क्योंकि दोषी सर्व व्याधियों का कारण है। इसलिए दोषों की जानकारी महत्वपूर्ण है। गृहिणी में समान वायु पाचक पित्त और क्लेदक कफ स्थित है। पहले समान वायु के कार्य और स्थान जानते हैं। समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृहति विवेचति मुंचति। समान वायु अग्नि के समीप रहता है और कोष्ठ में सर्वत्र संचार करता है। अन्न का ग्रहण करता है, विवेचन करता है यानी सारकट्य विभाजन करता है और अन्न को आगे ले जाता है।
पाचक पित्त पंचमहाभूतात्मके अपि यत तेजस गुण उदयात् त्यक्त द्रवत्वं पाकादि कर्मणा अनल शब्दतम पचयम तत्रम विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा तस्य तत्रस्थमेव पित्तानां शोषणाम् उपग्रहं करोति बलदानेन पाचक नाम तत्स्मृतम्। पाचक पित्त पंचमहाभूतात्मक होने पर भी द्रवत्व का त्याग करने के बाद उसमें तेजस गुण का उदय होने पर पाकादि कर्म करने वाला अनल यानी अग्नि नाम से जाना जाता है। अन्न का पचन करके सार और किट्ट का विभाजन करना यह इसका काम है और वही यानी उसी स्थान पर रह के शेष पित्तों का पित्त को बल देके बढ़ाता है। इसे पाचक नाम से जाना जाता है। समान वायु और पाचक पित्त दोनों का सार किट्ट विभाजन कार्य है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह जानते हैं। पाचक पित्त अन्न का पचन करके सार और किट्ट भाग का निर्माण करता है और समान वायु निर्माण हुए भाग में से सार और किट्टों को अलग करता है। क्लेदक कफ क्लेद कहा सो अन्न संघात क्लेदनात् क्लेदक कफ अंग संघात का अन्न संघात का क्लेदन करता है। शरीर में पाचक पित्त और क्लेदक कफ इतर पित्त और कफ दोषों के पोषक है और समान वायु अपान वायु का पोष्य है। पोष्य दोष प्रकारों का प्राकृत कार्य पोषक दोषों पर अवलंबित होता है, यानी समान वायु का प्राकृत कार्य अपान वायु पर अवलंबित है और पोषक दोषों की विकृति यानी पित्त और कफ की विकृति के कारण पोष्य दोष यानी उसके ऊपर अवलंबित दोषों के कार्य पर भी असर पड़ता है। इसलिए यह जानकारी आवश्यक है। ग्रहणी अग्नि का अधिष्ठान है। ग्रहणी स्थित दोषों के बाद ग्रहणी अग्नि संबंध और अग्नि के विषय में जानकारी लेते हैं। अब तक हमने समझ लिया है कि पाचक पित्त जब द्रव गुण का त्याग करता है तो उसे ही अग्नि कहा जाता है। अष्टांग संग्रह में बताया है ग्रहण्या बलम अग्निर्हि स चापी ग्रहणी बलः। ग्रहणी का बल अग्नि ही है और उसे ही ग्रहणी बल कहते हैं। ग्रहणी बल यानी पाचन करने की क्षमता। दूषित और वाग्भट में एक सूत्र आता है दूषिते अग्नौ अतो दुष्ट ग्रहणी रोग कारिणी। अग्नि दूषित हुआ तो ग्रहणी दुष्ट होती है और रोगों का कारण बनती है। अग्नि के 4 प्रकारों का वर्णन है। यह वर्णन अग्नि की कार्मुकता के आधार पर है। समान वायु समान स्थाने विषमो अग्नि विमार्गगे पित्ताभिमूर्छिते तीक्ष्णो मंदो अस्मिन् कफ पीड़िते। समान वायु अग्नि के समीप रहता है। वायु द्वारा ही कफ पित्त का संचरण होता है, यह हम सब जानते हैं। समान वायु अगर समस्थित है तो उसे समाग्नि कहते हैं। यह समाग्नि सम्यक पचन कराता है। समान वायु विमार्गस्थ हो गया यानी अपने मार्ग से इधर उधर गया तो सम्यक पचन कर नहीं पाता है और फिर से अपने स्थान पे आया तो पचन करता है। तो अपने को ऐसे हम बोल नहीं सकते कि अभी ठीक तरह से पचन होगा या ठीक तरह से नहीं पचन होगा, तो उसे विषपाग्नि कहते हैं। समान वायु पित्त से अभिमूर्छित हो गया तो पचन ज्यादा करेगा
उसे तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। और समान वायु कफ से पीड़ित या दूषित हो गया तो अग्नि कार्य ठीक से नहीं कर पाता है, उसे मंदाग्नि कहते हैं। अग्नि के कार्य का परीक्षण कैसे करें, इस विषय में चरकाचार्य का वचन है। इमे तु खलु अन्ये अपि भूयो अनुमान ज्ञानेन भवन्ति भावाः तद्यथा अग्नि जरण शक्त्या परीक्षयेत्। विमान स्थान में ये वर्णन है। अन्य भावों का परीक्षण अनुमान ज्ञान से किया जा सकता है, मात्र अग्नि का परीक्षण जरण शक्ति द्वारा ही करना चाहिए। जरण शक्ति यानी पाचन करने की क्षमता। सेवन किया गया अन्न का त्रिविध अवस्था पाक में पचन होता है। त्रिविध अवस्था पाक का परीक्षण कैसे करें, ये समझने के बाद जठराग्नि का यथायोग्य परीक्षण किया जा सकता है। अवस्था का योग्य परीक्षण होने के लिए आहार का सौष्ठव होना, यानी षड्रसात्मक का आहार का सेवन होना, आहार संस्कारित होना, आहार की मात्रा ठीक होना, आहार का संयोग ठीक होना, और आहार विधि विधान बताया है। बोले तो आहार कैसे सेवन करना चाहिए, कब सेवन करना चाहिए, इसका ध्यान करके आहार सेवन करने पर ही अवस्था पाक ठीक तरह से होता है, अन्न का जरण ठीक से होता है। मात्र सत्य काल में हमने पाया है इन आहार नियमों का पालन कोई करता नहीं है, इसलिए जरण ठीक से होता नहीं है। यह अवस्था पाक 3 तरह के होते हैं, हम सभी जानते हैं। मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 अवस्था पाक हैं। मधुर आहार अवस्था पाक में आहार के पार्थिव एवं आप महाभूतों का विघटन होता है। इसकी काल मर्यादा 1 प्रहर यानी अंदाजन 3 घंटे होती है। इसमें उदर गौरव अधिक काल तक उसी स्थान पे रहना, यानी मधुर अवस्था पाक अधिक काल तक रहना, प्रहलास, स्टीवन, लवण्यासता आदि लक्षण उसके पोषक दोष यानी कफ के गुणधर्म के क्षीण, अधिक या दुष्ट स्वरूप में प्रकट होते हैं। इससे कफ दोष की दृष्टि समझ में आती है। द्वितीय अवस्था पाक में आहार का पार्थिव अग्नि महाभूतों का विघटन होता है। इसकी काल मर्यादा 1 प्रहर है। इसमें इसके परीक्षण में आम्लोद्गार, आम्लपित्त, पुरोविदाह, मूत्रदाह, गुददाह आदि लक्षणों के साथ पुरुषत्व का पित्तत्व का परीक्षण भी आवश्यक है। तृतीय अवस्था पाक में आहार के आग्नेय और वायव्य महाभूतों का विघटन होता है। इसकी काल मर्यादा 4 प्रहर है, यानी अंदाजन 12 घंटे है। प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक अन्न का सम्यक पचन होने का है। बोले तो प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक में अन्न का सम्यक पचन होता है, और प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक ठीक से तैयार होने के बाद ही शेष द्रव्य कटु रहता है, यानी सम्यक तीसरी अवस्था पाक में जाता है। पक्वाशय में निस्सार मलमूत्र के स्वरूप में वो अलग होता है। पक्वाशय में द्रवमल का शोषण होता है और अद्रवमल का पिंडीकरण होता है। इसलिए कटु अवस्था पाक के बाद निराम पोषक वायु, परिपंडित मल और मूत्र की उत्पत्ति होते हैं। प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक योग्य हुआ, यह हमें तभी समझ में आता है
कि जब ऊपर अवस्थापाकों के जो लक्षण बताए हैं वो ठीक से तरह से आए नहीं है। प्रथम और द्वितीय अवस्थापक अगर योग्य हुआ तभी तृतीय अवस्थापक योग्य होना संभव है। अब तृतीय अवस्थापक योग्य हुआ है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए पुरुष परीक्षण यानी मल परीक्षण आवश्यक है। ये पुरुष परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं? पुरुष परीक्षण केवल प्रश्न परीक्षण या अनुमान प्रमाण से संभव नहीं है। पुरुष परीक्षण हमें अपनी आंखों से खुद देखना पड़ता है। पुरुष का मात्रा का सहनन का परीक्षण करना पड़ता है। आजीर्ण में पुरुष की मात्रा बड़ी बड़ी होती है। पुरुष में आमता के कारण पुरुष पानी में डूबता है। केवल पित्त प्रकृति में किंचित असहत ऐसा पुरुष का स्वरूप होता है। वेगावरोध या रुक्षता अधिक होने के कारण पुरुष का द्रवांश अधिक मात्रा में शोषण होता है। इस स्थिति में पुरुष रुक्षत्व आता है। जब हम पुरुष परीक्षण करते हैं, अगर ग्रथित पुरुष है तो वेगावरोध का इतिहास जानना जरूरी होता है। पानी कितना पिया जानना जरूरी होता है। द्वितीय अवस्थापक सम्यक नहीं हुआ तो किट्ट भाग जो होता है वो निस्सार होता नहीं है। परिणाम स्वरूप कटो अवस्थापाक में पूर्णतः उसका शोषण हो नहीं पाता है। तृतीय अवस्थापाक में सिर्फ पचित अन्न का ही शोषण होता है। अपचित अन्न वैसे ही बाहर आता है। अगर ग्रहणी अवयव का बल ठीक नहीं है तो भी उसकी धारण क्षमता कम होती है। उसके स्वरूप मल द्रव स्वरूप या शिथिल और विस्त्र गंधी होता है। अब ये जो हमने देखा है कि अग्नि देखा है, अवस्थापाक देखा है, वहां के दोषों के कार्य देखे हैं, ये जानने की जरूरत क्यों है? अगर ग्रहणी हम देख रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि सभी रोग मंदाग्नि के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अगर ग्रहणी विकार छोड़ के अगर देखना है तो सभी निज रोगों की संप्राप्ति मंदाग्नि ही है। तो संप्राप्ति भंग होने के लिए ये अग्नि का स्वरूप जानना अत्यावश्यक है। तो बाकी सभी रोगों की संप्राप्ति भी हम ठीक कर सकते हैं, उसको भी यथा योग्य औषध दे सकते हैं। अब ये समझने के बाद ग्रहणी के हेतु समझ लेंगे। पहला है अतिसार उपद्रव स्वरूप ग्रहणी होता है, यानी अतिसार निवृत्त होने के बाद हमने फिर से आहार का सेवन ठीक तरह से नहीं किया या अग्नि को नहीं बढ़ाया तो उपद्रव स्वरूप में अतिसार होता है। तो सुश्रुत उत्तर स्थान में श्लोक है, अतिसारे निवृत्तेपि मंदाग्ने हिताशः भूय संदूषितो वह्नि ग्रहणी में भी दुष्येत। अतिसार निवृत्त होने पर मंदाग्नि निर्माण करने वाला भोजन किया गया तो अग्नि को दूषित कर ग्रहणी को दूषित करता है, यानी ग्रहणी रोग की उत्पत्ति करता है। इसके बाद अग्नि दृष्टि के हेतु से भी ग्रहणी रोग होता है। वो अग्नि दृष्टि के हेतु कौन से है? तो अग्नि दृष्टि के हेतु है अभोजनात्, अजीर्ण, अति भोजनात्, विषमाशनात्, असात्म्य, गुरु, शीत, अतिरुक्ष भोजनात्, विरेक वमन स्नेह विभ्रमात्, व्याधिकर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्यात्,
वेगान नामश्च विधारणात् दुष्यंती अग्नि। तो अग्नि दृष्टि किस किस वजह से होगी? अभोजन से होगी। अभोजन से अग्नि दृष्टि कैसे होगी? क्योंकि अग्नि दीप्त होने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। आहार ही नहीं मिला तो अग्नि दीप्ति ही नहीं होगा। तो अग्निदीप्त न होने के कारण अग्निमांद्य होके वो अग्निदृष्टि का हेतु बन जाता है। अजीर्ण भोजनात् अतिमात्रा खाना खा लिया और उसका वो ठीक तरह से नहीं पचा तो भी अग्नि दुष्ट होता है। अति भोजनात् प्रमाण से ज्यादा मात्रा में भोजन सेवन किया तो भी अग्नि दुष्ट होता है। विषमाशनात् विषमाशन यानी अप्राप्त काली अनियत काली, तो काल के विपरीत भोजन किया तो भी अग्नि दृष्टि होता है। संदुष्ट भोजनात् दुष्ट हुआ भोजन खाया तो भी अग्नि दुष्ट हो जाता है। वमन विरेचन और स्नेह इनका विभ्रम हो गया, ये ठीक से हुए नहीं तो भी अग्नि दूषित होता है। धातु क्षीण होने पर भी अग्नि दूषित होता है। देश काल ऋतु वैषम्य में वेगों का धारण करने पर भी अग्नि दूषित होता है। ये हमने ग्रहणी के हेतु देख लिए। अब ग्रहणी की संप्राप्ति देखते हैं। इस ग्रहणी की सामान्य संप्राप्ति है स दुष्टन्नम न तत्पचति लघोपि अपाच्यमानत्वं यात्यन्नम विषरूपात्। यानी हेतु सेवन से दुष्ट हुई अग्नि लघु अन्न का भी पाचन नहीं कर सकता और अपचित अन्न को विषय स्वरूप में विदग्ध प्राप्त होता है और विदग्धत्व ग्रहणी को दूषित करके व्याधि की उत्पत्ति करता है। दुर्बलो विदहति अन्नम तत् याति ऊर्ध्व अधो अपि वा अधस्तु पक्ववानं वा प्रवृत्तम ग्रहणी गदाः। चरक चिकित्सा अध्याय में वर्णन है। दुर्बल अग्नि क्या करता है? अन्न का विदाह उत्पन्न करता है। विदग्ध हुआ अन्न ऊर्ध्व या अध प्रवृत्त होता है। अगर ऊर्ध्व प्रवृत्त हुआ तो अम्ल पित्त कहलाता है। अध प्रवृत्त होने पर उसको ग्रहणीगत या ग्रहणी विकार कहते हैं। ये हुए अग्नि के और उपद्रव स्वरूप हेतु। दोष दृष्टि होने पर भी ग्रहणी होता है। इसका यह है कि एक एक शाह या सर्वे दोष ही अत्यर्थ मूर्छित ही सा दुष्टा बहुशो भुक्तम आम एवं विमुच्यते। यानी अत्याधिक प्रकोपित होना दोषों का यह मुख्य स्थिति है। वो अत्यधिक प्रकोपित होना एक दोष हो सकते हैं या सर्व दोष मिलके हो सकते हैं। तो ऐसे अत्यधिक प्रकोपित हुए दोष ग्रहणी में स्थित अन्न को आम स्वरूप में आगे ढकलती है। ग्रहणी की संप्राप्ति देखी है। ग्रहणी की सामान्य चिकित्सा देखते हैं। ग्रहणी की सामान्य चिकित्सा में बताया है ग्रहणीम आश्रितम दोषम अजीर्णवत उपचारेत। ग्रहणी के आश्रित दोषों को अजीर्ण जैसा उपचार करना चाहिए। और आगे कहा है अतिसारोक्त विधिनाम तस्य आमम च विपाचयेत। अतिसार के बताए वाले विधि जो है उस विधि से आम का पाचन करना चाहिए। आगे कहा है अष्टांग संग्रह में मात्रा स्थिति युक्तम विधानेन उपक्रमेत अथ अतसार विधिनाच। तो मात्रा स्थिति अध्याय में जो ऐसे वर्णन किया है वैसे उपक्रम करने चाहिए।
मैं सामान्यतः गृहिणी चिकित्सा में अजीर्ण की ही चिकित्सा करता हूँ। और बल देने के लिए मैं यूज करता हूँ कुचला, ज्यादा यूज करता हूँ, उससे मांस धातु को बल मिलता है। बाकी चिकित्सा में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं है, अजीर्ण की चिकित्सा करनी है। यहाँ पे मेरा व्याख्यान समाप्त होता है। मुझे व्याख्यान देने के लिए, बुलाने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। गृहिणी दोष चिकित्साध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं समझती हूँ, जैसे आपने अपने व्याख्यान में भी कहा, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो। अग्नि की मंदता का ज्ञान अगर हम कर लेते हैं तो सही बात है कि हम बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक रोग को, और मैं आज ज्वाइन करने वाले सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी कि आप अच्छे चिकित्सक बनने की उम्मीद रखते हैं, बनना चाहते हैं, प्रयत्नशील है और हमेशा रेगुलर ज्वाइन करते हैं। जैसे डॉक्टर बबीता, डॉक्टर उज्ज्वला, उन सभी से मेरी निवेदन है, क्योंकि कुछ बड़े स्पीकर्स भी हैं हमारे साथ, लक्ष्मी मैडम और भुवनेश सर, है ना, तो उनके सिवाय डॉक्टर अनुपमा जी, उनके सिवाय जो सारे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप गृहिणी दोष चिकित्साध्याय एक बार पढ़िए। जीवन में बहुत सारे पेशेंट से रिलेटेड समाधान आपको मिल जाएगा, और डॉक्टर आनंद जी ने बड़ा सारगर्भित विषय हमारे सामने रखा है और सूत्र रूप में ही आगे कहने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि एकादा कोई केस अगर आप हमें बता सके, जो भी आपको याद आते हो, गृहिणी के या गृहिणी के सिवाय के। हमारा थोड़ा सा संकल्प है कि 1 घंटे तक हम पठन पाठन करते हैं, तो अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल जी, एकादा कोई केस केस बिल्कुल। जी गृहिणी का एक हाँ गृहिणी का एक असाध्य केस बताता हूँ पहले। इसलिए बताता हूँ कि उसका हेतु सेवन जो है ना, वो काफी अलग था, मैंने कभी देखा नहीं था। जो रुग्ण आया था उसे त्वचा रोग था, तो किसी ने उसे गंधक जो है, गंधक वर्धमान मात्रा में दिया था। तो महीने पर गंधक उसने दूध के साथ वर्धमान मात्रा में लिया, तो उसका त्वचा रोग तो गया, लेकिन गंधक खाने के बाद उसका अग्नि बिल्कुल मंद हो गया और पूरे गृहिणी के लक्षण लेके आता था। जो अन्न बिल्कुल कम जाता था, उसको मात्रा काफी कम थी, थोड़ा खाए तो भी डकार आती थी, उधर गौरव था। हमने पंचकर्मा किया, मैंने काफी दीपन पाचन की औषधि दी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन वह तो 15-20 साल मेरे संपर्क में था, उसको काफी सालों तक औषधि दी थी, लेकिन उसका बल यानी बल कम हुआ नहीं था। आहार मात्रा कम हुई थी, अग्नि दृष्टि थी, लेकिन बल नहीं हुआ था। थोड़ा सा खाने पर भी वो ठीक रहता था। ये असाध्य केस है। एक साध्य केस बता देता हूं। एक वैद्यकीय व्यवसायिक ही है, एलोपैथिक की थी, एलोपैथिक की है। उनको मुरमुर मल प्रवर्तन होता था, सरक्त होता था। तो उनको जब चिकित्सा दी थी, उनको आहार का महत्व बताया था, और उनको जैसे संसर्जन क्रम में पहले हम जवागु वगैरह पिलाते, वैसे आहार दिया था। उसके बाद वही आहार काफी दिनों तक आगे पीछे करके दिया था। उसके साथ बल्ययन औषधि में कुचला के साथ प्रवाल पंचामृत वगैरह दिया था। तो अभी वो ठीक है।
ग्रहणी का बल बढ़ा है, अग्नि का बल बढ़ा है, काम कार्य करने की क्षमता बढ़ी है उनकी। ये दो केस है। बाकी जैसे दीपन करने के लिए मैं जैसे यूज करता हूँ, आहार्य द्रव्य ज्यादा यूज करता हूँ। जैसे कोथिंबीर को धनिया बोलते हैं, हरा धनिया, पुदीना, मिरे, काले मिरे, लवण, ये मिला के देता हूँ। उसका काफी अच्छा, दूसरे औषधियों की अपेक्षा काफी अच्छा परिणाम मिलता है। उसके साथ तकर का भी यूज करता हूँ। तो लघु आहार देने से काफी ग्रहण में आसानी हो जाती है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ पूरा जो रुग्ण आते हैं, वो अभ्यवरण उनका गलत रहता है। अति मात्रा में खाते हैं, प्रमाणता नहीं खाते हैं, सभी दृष्टि अग्नि की लेके आते हैं, तो वो ठीक होने के बाद ज्यादा कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं रहती है। आपका यहाँ पे तो ऐसा है, ये है कि उनका वेगावरत तो होता ही है, और आहार का भी गुरु आहारी सेवन प्राय ज्यादा होता है। जैसे व्यायाम करने जाएंगे तो अंडा खा के जाएंगे, या गुरु प्रोटीन शेक लेके जाएंगे, तो गुरु आहार ये अग्नि को मानदेय करता ही है। तो शुरुआत ही अग्निमानदेय से हुई, तो दिन भर अग्निमानदेय रहता ही है। आपके कोई अनुभव है तो आप बता सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप पार्टिसिपेंट में से भी कोई कुछ प्रश्न के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, कुछ प्रश्न अपने स्पीकर डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रत्येक सेशन की तरह हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं और आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक निदान नहीं देखा जाता, जब निदान देखा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा अ, उसमें अंतर आ जाता है। और कंटिन्यूस जो दवाई लेके व्यक्ति थक गए हैं, वहाँ भी निदान परिवर्जन के माध्यम से अगर हम चिकित्सा करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मैं आप सबके सामने एक पेशेंट की हिस्ट्री रखना चाहूंगी कि डॉक्टर रश्मि जी अ, वहाँ काय चिकित्सा में अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉक्टर साहब है। उनका लेक्चर जब ऑफलाइन है ना, ये 240 वन तक ये व्याख्यानमाला जयपुर में ऑफलाइन चलती थी, और बाद में हमने कोविड में इसको ऑनलाइन किया। तब डॉक्टर रश्मि जी मुथा ने ये एक अपने पेशेंट्स की बात सुनाई थी। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर का प्रेजेंटेशन था, तो उसमें से एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो उनका था केस, तो मैं उन्हीं के नाम से आपको बताती हूँ। उन्होंने ये केस इस तरीके से बताया था कि वो पेशेंट की गृहिणी की दुष्टि थी, है ना, लक्षण जो आप सभी जानते हो उनमें से कुछ थे, मगर सेम जो डॉक्टर साहब ने बताया, वो एक जिम ट्रेनर था। क्योंकि जिम ट्रेनर को खुद को भी बहुत फिट फाइन और अच्छा दिखना ही चाहिए, तभी वो दूसरे को गाइड कर पाएंगे। उनका शरीर सौष्ठव देख के दूसरे प्रेरित हो पाएंगे। तो कुछ साल तक तो चलता रहा, बाद में गृहिणी ने बिल्कुल जवाब दे दिया। और मगर उस जवाब देने के साथ साथ भी जो एक एडवाइज्ड फूड रहता है, चाहे वो डिब्बा बंद प्रोटीन शेक हो या बॉयल एग्स खाना, दूसरी चीज वो उन्होंने अग्नि मांद्य की तरफ इतना ज्यादा शरीर को धकेल दिया कि बाद में बैठने उठने में भी उस पेशेंट को दिक्कत होने लग गई थी। और फिर वो अन्य जगह पे चिकित्सा लेने के बाद आयुर्वेद में आए थे, और डॉक्टर रश्मि ने उनका पूर्णतः, है ना, जैसे छोटे बच्चे का होता है ना कि भाई अग्नि की धीरे धीरे रक्षा करते हुए उनको फूड हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले फल प्राशन, फिर अन्न प्राशन, फिर धीरे धीरे
संसर्जन क्रम की तरह हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से किया और वो पेशेंट बिल्कुल अपनी सामान्य जिंदगी और जो शारीरिक बल, मानसिक बल, उन सभी को उन्होंने प्राप्त किया। तो सही बात है कि बहुत सारे विरुद्धाहार को, बहुत सारे गृहिणी के तुष्टि करने वाले निदानों को हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद हम उसमें चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट्स कुछ अपना पेशेंट्स की कोई बात बताना चाह रहे गृहिणी के सिवाय की भी, है ना? तो हमारे पास थोड़ा समय है, हम उसको अ, साझा कर सकते हैं, आप सभी के साथ साझा कर सकते हैं। अभी समय है तो मैं बीच-बीच में आपको जैसे ही रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि प्लीज़ रजस्वलाचर्या को अपने जो भी रिप्रोडक्टिव एज वाले पेशेंट हैं, उनको सभी को बताइए, है ना? कुछ पार्टिसिपेंट्स इसमें नए भी होंगे तो एक ही लाइन है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि रजस्वलाचर्या अर्थात माहवारी के, है ना, मेंस्ट्रुएशन के शुरू होने के बाद पहला, दूसरा और तीसरा दिन खट्टा, तीखा, नमक मानी सामान्य खाना जो है सब्जी, रोटी, दाल को छोड़कर घी, दूध, चावल और जौ से बनाई हुई कोई भी चीज ले, जैसे घी चावल, घी बुरा चावल, चावल की खीर, जौ के दलिये की खीर या जौ की रोटी के ऊपर अच्छा घी लगाकर दूध के साथ, दूध मीठा या फीका हो सकता है, और मीठे फल खाए जा सकते हैं जैसे केला, अनार, सीताफल, अमरूद, है ना? ऐसे मगर जो खट्टे फल है वो नहीं खाने हैं, जैसे अमरूद, सॉरी, जैसे नींबू, नारंगी, मौसम्बी, है ना? ऐसे जो भी खट्टे फल है उनका प्रयोग उन 3 दिनों में न करें। तो ये है इन शॉर्ट रजस्वलाचर्या, और मैं बीच-बीच में इसलिए दोहराती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि आप सभी चिकित्सक हैं, सभी व्यक्ति की एक ओपीडी का बहुत अच्छा नंबर होगा तो उस तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि मरने से पहले 50 करोड़ भारतीय लोगों तक ये बात पहुंचानी, क्योंकि पहुंचेगी तभी वो अनुसरण में आएगी, फॉलो करने में आएगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने अपने पेशेंट, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज में, सॉरी, उसको मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई बीमारी ना हो, है ना? चाहे संधिवात हो, चाहे अम्लपित्त हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे अर्धाउभेदक हो, चाहे आंखों में दर्द हो, कुछ भी हो, अगर मेंसेस आती है तो रजस्वलाचर्या का पालन करवाने से मैंने अपने 27 साल में देखा कि वो पर्टिकुलर अन्य संस्थान की डिसीज जो रोग है उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जी डॉक्टर उज्ज्वला बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर उज्ज्वला जी, कोई एक पेशेंट आप बताइए, हमारे पास थोड़ा सा समय है तो हम 10-15 मिनट आप लोगों के अनुभव भी सुनना चाहेंगे, और आप लोगों के व्याख्यानमाला को ज्वाइन करने के बाद अगर आपके जीवन में, आपके जीवन के दृष्टिकोण में या पेशेंट को ठीक करने के लिए कोई सहायता हुई है तो भी हमारे लिए ये प्रेरणादायी रहेगी, क्योंकि बहुत बार हम नहीं सुन पाते हैं आपको, बहुत बार मुझे मन करता है मगर हम व्याख्यानकर्ता से बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं तो फिर हमें शॉर्ट भी करना पड़ता है। जी बताइए डॉक्टर उज्ज्वला। जी, में तो बहुत हेल्प हुई है। मैं तो अभी 2-3 साल से कंटिन्यू अटेंड करती हूँ आपका सेशन, और कभी मुझे आज ही मुझे एक इंद्रलुप्त का मतलब पढ़ना था तो मैंने वैप्सियमी का ही एक सेशन ओपन करके अभी उसको फिर से मैंने रिवाइज किया कि इंद्रलुप्त में कैसे चिकित्सा किए, तो वो बहुत पुराना सेशन है तो वो मैं फिर से आज उसके थ्रू गई हूँ, तो मुझे तो बहुत हेल्पफुल हुआ है। और मैम जी मैं जो लास्ट टाइम मैं केस बताना चाहती थी ना, वो हाफ रह गया था कि एक 37 इयर्स की लेडी थी और उसको 6 साल से यूरिन में मतलब पेशाब करते वक्त बहुत पेन होता था, इतना कि वो डरती थी पेशाब करने में। तो फिर मैंने और उसने सब यूरोलॉजिस्ट को सबको दिखा दिया, गायनेकोलॉजिस्ट को, सब उसके एंटीबायोटिक सब लेके हो गए, पेन किलर, फिर भी रिलीफ नहीं था। फिर मैंने उसकी हिस्ट्री ली, तो जब हिस्ट्री लेने के बाद मुझे उसके ग्रहणी के लक्षण दिखाई दिए, जैसे कि उसको जो ग्रहणी में आया है ना विदग्धाजीर्ण का लक्षण है, उसमें उसको बार बार उल्टियां होती थी और मोशन भी 4 से 5 बार होते थे,
और जब हेतु मैंने लिए उसके तो वही पित्त के लाइक विदग्ध मतलब पित्तकर हेतु ही थे, मिर्ची, वड़ा पाव, ऐसे ब्रेड, सुबह सुबह कॉफी और सुआली लेना जो मारवाड़ी लोग लेते हैं कॉफी या टी के साथ, अर्ली मॉर्निंग ही पूरा एसिडिक फूड ही था। तो मैंने पेशेंट को वो गाइड किया और अच्छा हुआ ऐसे कि पेशेंट तो पथ्य फॉलो नहीं करते हैं, पर उस टाइम क्या हो गया, श्रावण मास आ गया और श्रावण मास में वो पेशेंट फुल फॉलो किया पथ्य, क्योंकि उनको तो वो करना ही पड़ता है ना। तो वो मेरा लक अच्छा था कि नहीं तो पेशेंट को बहुत कन्विंस करना पड़ता है पथ्य के लिए। तो उस पेशेंट में मैंने सिर्फ विदग्धाजीर्ण की चिकित्सा की थी, सूतशेखर और एक अमृता पाचन है जो सहस्त्र योग में आता है, और फिर उसमें धमासा भी है जो कि मूत्र पे और कफ पित्त शामक है, और उसमें धान्यक भी है, वासा भी है जो कि विदग्ध पित्त पे भी जाता है, रक्त पित्त पे भी जाता है। तो सारे शीत रुक्ष ऐसे द्रव्य है उसमें, और आरोग्यवर्धिनी भी दी थी, जैसे कि पेशेंट को थायराइड की भी हिस्ट्री थी और पूरे मतलब वेट गेन था, संतर्पण जन्य बोल लीजिए मैडम, वैसे ही था, और संधि शूल भी था। तो ऐसे चिकित्सा करें तो हम यकृत पर भी काम करना है, जहाँ पे रक्त जो सिवियर शूल जो रहता है ना, शूल मतलब वो रक्त की विदग्धावस्था ही है। तो वहां पे मैंने सिर्फ तीन ही ये कल्प यूज किए थे। पाचन जो आप बोले थे ना कि दिन भर एक पानी में डाल के चूर्ण दे दो, जो मैंने अमृता पाचन उसको दिन भर पीने के लिए बोला था, तो वो और सूतशेखर और तीसरा आरोग्यवर्धिनी, ऐसे कल्प से ही 10वें दिन ही पेशेंट का मुझे मैसेज आ गया था कि मैडम मुझे बहुत रिलीफ है, थैंक यू सो मच। और 1 महीने के बाद उसके पूरे कंप्लीट चले गए थे सिम्टम्स। तो ऐसे ये केस मैंने गृहिणी विदग्धाजीर्ण से ही ट्रीट की थी, ऐसे विचार करके। तो हम जैसे मुझे पहले मैंने केस डालती हूँ ग्रुप्स में, तो किसी ने बोला था चंद्रप्रभा, तो मैंने चंद्रप्रभा तो बिल्कुल भी नहीं दी थी इस केस में। तो जैसे कि मूत्रगत विकार सोच के हम चंद्रप्रभा का विचार करते हैं, वो भी जाती शायद, पर मैंने उसका गृहिणी विचार करके ही चिकित्सा दी थी। धन्यवाद मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत ही अच्छे मेरा आप सभी से एक प्रश्न। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, बोलिए बोलिए मैडम। जी बताइए। नहीं, सभी से मेरा एक प्रश्न है, आपने कभी पुरुष परीक्षण किया है क्या? हाँ सर, मैं तो वो ब्रिस्टॉल स्टूल चार्ट होता है ना, वो देती हाँ हूँ हाँ पेशेंट को, और मैं पेशेंट को 4-5 क्वेश्चन देती हूँ कि आपको मतलब अर्जेंसी रहती है उठते ही, या फिर दिन में कभी भी नहीं, जाते प्रत्यक्ष हो। पुरुष परीक्षण, प्रश्न परीक्षण नहीं। प्रत्यक्ष नहीं सर, प्रत्यक्ष नहीं किया। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, मेरे गुरु जो है बिंदु माधव कट्टी, वो निधन के प्राध्यापक थे, तो उनका विशेष अभ्यास पुरुष परीक्षण पे था। जैसे हम प्रश्न परीक्षण करते हैं, तो मैंने भी खुद काफी पुरुष परीक्षण किए हैं। तो पेशेंट जो बताता है, पुरुष का वर्णन करता है, तो वैसा तो होता नहीं है। तो हमें जो विदग्धता वगैरह बाकी जो देखने को मिलती है, धातुगत को देखने को मिलता है, पाचन करना है, ब्रोहण करना है, वो पुरुष के ऊपर भी समझ में आता है। तो आप थोड़ा सा सभी को यह है कि आयुर्वेद में अष्ट परीक्षण में मल परीक्षण का काफी वर्णन है, और मल परीक्षण हम पूरा जो करते हैं प्रश्न परीक्षण से ही करते हैं। अनुमान प्रमाण बोलते हैं उसको। अनुमान प्रमाण पूर्ण प्रमाण नहीं है, पूर्ण प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब जब हो सके प्रत्यक्ष प्रमाण करना चाहिए। अगर जिनका हो सके उनका पुरुष परीक्षण कर सके, और अपनी चिकित्सा वो तरह से पाचन करनी है, दीपन करनी है, शोधन करनी है, ब्रोहण करनी है, और चिकित्सा देने के बाद पुरुष पे क्या असर आ जाता है, या जो दुष्य है या धातु वगैरह है उनके कार्य पे क्या असर आता है, तो अगर आप देख सके तो काफी आपके इसमें प्रैक्टिस में काफी उसका उपयोग होगा सभी के। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जब आप बता रहे थे, हाँ डॉक्टर उज्ज्वला बताइए बेटा। जी डॉक्टर उज्ज्वला। सर मुझे एक प्रश्न था कि एक केस थी सर, हाँ तो हाँ वो पेशेंट एज है अभी 45 इयर्स, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वो जब मेरे पास आई थी तो उसको मलविबंध था, और जैसे कि स्टिकी स्टूल था,
और उसको हाँ प्रतिशय हमेशा रहता है, मतलब डस्ट एलर्जी कभी भी हमेशा उसको लगता है कि गले में कफ है या फिर सर्दी रहती है। और हाँ हाँ निबंध ही रहता है। तो वो बोली कि और मेरा जब वेट गेन होता है तो मुझे पहले सर्दी खांसी होती है, उसके बाद मुझे स्टिकी स्टूल होता है। और उसको हाँ 2018 में डायवर्टिकुलाय हो चुका था उसका। तो उसमें जैसे विद्रधि जैसे ही लक्षण होते हैं ना, वहां पे वहां उसको फीवर हुआ था, फिर उसको स्टमक पेन होता था सिवियर ऐसे। तो उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी थी 2018 में। तो अभी तो वही सर पेशेंट को विबंध, तो फिर वहां पे इसके हेतु है कि जो साउथ इंडियन है खट्टा हाँ और राइस है, दही है, तो ये सब खट्टा तो हेतु तो पित्त के ही है। पर अभी ये कफ पित्त के लक्षण है और उससे वात का विबंध है। तो सर मुझे यहाँ पे पहले तो मैंने षडधरण ही यूज किया है। तो वहां हाँ पे उष्ण चिकित्सा करे या शीत, वो मुझे क्योंकि उसका वो विबंध तो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चिकित्सा देनी है। और उसको बार बार सर्दी भी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम उष्ण देंगे तो फिर से उसका वो उष्ण चिकित्सा देंगे तो फिर से उसका कफ विलयित होता है और फिर उसको सर्दी खांसी होती है। तो पित्त के भी लक्षण है, तो यहाँ पे फिर से उष्ण भी नहीं दे सकते। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस केस में। कैसा है कि मैं जो करता हूँ ना कि स्रोतस दृष्टि अगर है, अगर पित्त है तो भी पाचन ही करना पड़ेगा, क्योंकि कि विदग्ध पित्त का जब तक पाचन नहीं करेंगे तो जाएगा नहीं। तो और धातुगत दृष्टि जो है ना, तो धातुगत पाचन करना पड़ेगा आपको। तो जब तक धातुगत पाचन करके स्थानों को बल नहीं देते तो ये जो प्रतिशय वगैरह है ना, प्राणो स्रोतस के संचारी स्थान में विदग्धता है। तो उसका मूल कारण जो है ना, आमाशय में का क्लेदक कफ, वो ठीक करना पड़ेगा। और वो ठीक होने के लिए विदग्धता तो आजरी नहीं है ना। हाँ सर, आजरने की उसमें कल्प और ट्रीटमेंट द्रव्य कौन से यूज करे वही मुझे मैंने दे के उसको सुचेखर भी दिया था, षडधरण भी दिया, फिर भी उसको इतना रिलीफ नहीं, अभी भी विबंध है ही। उसका मल तो अभी नॉर्मल है, अभी स्टिकी नहीं है, उसको आव नहीं आती है अभी। नहीं, आव का सवाल नहीं है। जब मल साम है तो मैं ऐसे इसमें चित्र आंवले यूज करता हूँ। चित्र खरीदी यूज कीजिए। ठीक है सर। जब तक विबंध बोले तो पाचन पूर्ण ठीक से डॉक्टर साहब आवाज आपकी काफी लंबी चलती है। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। बीच में है ना, लास्ट वाला सेंटेंस फिर से बोल दीजिए, वो थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया। अच्छा, शमन चिकित्सा जो है ना, वो पूरा तरह से ठीक नहीं होती, लंबी चलती है। शोधन चिकित्सा जो है वो स्रोत शोधन करती है। स्रोत शोधन होने के बाद उसको बल दिया तो व्याधि ठीक होता है। नहीं तो दोषों का वहां पे कंटिन्यूस स्थान संस्कार वगैरह चालू ही रहता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बिंदुओं को ध्यान रख के आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पेशेंट्स को स्वास्थ्य लाभ करवा सकते हैं। और मैं जो एक विषय आप सबके सामने बताना चाह रही थी कि जब हेलो, हाँ किमाया, हेलो डॉक्टर हाँ किमाया। हाँ, मैं मेरा एक सवाल था कि सर जी अग्निमांद से, हाँ यह मैम, हाँ सर, हाँ सर, मेरे को एक पूछने का था कि अग्निमांद से विदग्धता, अन्न को विदग्धता आती है, वो कैसा, थोड़ा आप थोड़ा और विस्तार करेंगे उस पर थोड़ा? हाँ, कैसा है कि अग्नि मानने से क्या होता है, वो ठीक नियत काल में पचता नहीं है, तो वहीं पड़े रहता है। आमाशय में योग्य काल में आगे जाना और पित्त का उस पर कार्य होना, ये भी कार्य होना चाहिए। अगर वो वहीं रहा तो उसको विदग्धता आ जाएगी। तो विदग्धता आने के बाद
वो जो विदग्धता है वो पूरी तरह से पछता नहीं है, तो आम स्वरूप ही रहता है। ओके सर। और सर समझ में आया कि चित्रकारी नहीं? तक यूजुअली हम सर चित्रकारी तक यूजुअली हम उर्दू जाति को इसमें यूज करते हैं ना सर, पीनस वगैरह में रसायन के तौर पे, तो हमारे नहीं, उसका चित्रकारिता का बेसिक कंटेंट जो देखे ना, चित्र का है, हाँ हाँ गुरुचि है, दशमूल है, हरित के, वो चित्र पाचन करता है। ओके सर। विदग्धता का जब तक पाचन नहीं होता है और शरीर के बाहर जाता नहीं है, तब तक विदग्धता कम होती नहीं है। और विदग्धता कम होने के बाद शमन और बल्य चिकित्सा देने के बाद जल्दी से ठीक हो जाता है। मेरा अवलेह का बारे में अनुभव ऐसा है, जब अवलेह देते हैं ना, तो उसकी मात्रा कम लगती है और उसका समय जो है ठीक होने का वो काफी कम लगता है, बाकी चूर्ण या टैबलेट के अनुपात में। ओके सर, उसको रसायन के काल में सिर्फ एक बार ऐसा देंगे सुबह में? मैं तो यूज अवलेह करता को? हूँ रसायन काल में सवेरे और शाम में भी एक बार देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं जो आप सभी से एक बात को शेयर करना चाह रही थी, गुलाब कोरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर में पढ़ते हुए मेरे गुरुजनों ने मुझे यूजी में बताया था कि जामनगर का जो आईपीजीटी एंड आरए जो इंस्टीट्यूट है, जो आजकल इटरा आईटीआरए इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग रिसर्च एंड आयुर्वेदा के नाम से जो अभी उनका नवीन नामकरण हुआ, तो जब वो गुलाब कुंवरबा यूजी वाला महाविद्यालय अलग था, अ, तो उसमें पढ़ाते हुए मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया कि जब जामनगर के महाराज जाम साहब व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पेशेंट के साथ में वहां बैठते थे और प्रत्येक पैथी के चिकित्सक, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, सभी चिकित्सकों के साथ में, है ना, जामनगर के महाराज भी बैठते थे, पेशेंट बैठता था और सारे चिकित्सक बैठते थे और महाराज कहते थे ठीक करो इसको। और तब उस पेशेंट का पूरा मूत्र और पूरा मल, है ना, किसी पात्र में इकट्ठा करके सबके सामने रिपोर्ट भी आती थी, जो माइक्रोस्कोपिक, और ये हम स्टूल एग्जामिनेशन लिख देते हैं और फिर आ जाती है, वो भी आती थी। मगर पूर्ण रूप से जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि भाई हाँ, उसका गंध, वर्ण, सहनन, है ना, कि सेमी सॉलिड फॉर्मेशन होना चाहिए, कि ऐसे फटे हुए दही की तरह है या ऐसे, है ना, किस तरीके का है। और उसकी फिर साम निराम परीक्षा की जाती थी और सब कुछ होता था, है ना। मगर काल क्रम से फिर वो बहुत लंबे अंतराल तक नहीं चल पाया, ऐसे मेरे गुरुजनों का कहना था। और उसमें परम आदरणीय मदन गोपाल जी शर्मा सर ने, जो गुरुजी ने जो एक केस बताया था, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी, कि जो आपको अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे ही कोई एक पेशेंट आया जब महाराज साथ में बैठते थे और उस पेशेंट का कुछ लंबे अंतराल से ज्वर ठीक नहीं हो रहा था और वो बहुत सारी चिकित्सा लेके आए थे। तो मेरे गुरुजी तब स्टूडेंट थे और उनके गुरुजी ने उन्हें ये काम दिया कि बेटा, ये माधव निदान में से, पूरी माधव निदान में ज्वर शब्द कहाँ कहाँ आया है, चाहे पूर्व रूप में, चाहे रूप में, चाहे उपद्रव में, कहीं भी आया है तो आप उसको ढूंढ के लाइए, क्योंकि उस रोगी का ज्वर बड़े लंबे अंतराल से ठीक नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया कि मैंने पूरी माधव निदान ऐसे पढ़ी और एक एक डिसीज को लेते गए कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा लक्षण नहीं है, ऐसे करके गुरुजी ने सारा बताया। और अंत में उसमें कृमि, है ना, ज्वरो विवर्णता शूलम हृदरोग सदनम ब्रह्म भक्त द्वेष तिसारश्च संजात कृमि लक्षणम, तो कृमि के ऊपर ध्यान गया। और जब इसकी औषधियां दी गई, कृमि हर, है ना,
डीवर्मिंग की गई तो वो पेशेंट को उसके बाद बुखार ज्वर बिल्कुल नहीं आया, है ना। तो इसलिए कभी कभी कुछ पेशेंट्स बहुत ज्यादा अ, अच्छी सोच, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एग्जीक्यूशन उसकी, है ना, ये सारा कुछ मांग लेते हैं। तो हमारे पास आने वाले पेशेंट का सब कुछ सभी तरीके से सर्वांगीण रूप से ठीक करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो साम निराम मल परीक्षा है ना, ऐसा तो हम पेशेंट को भी जैसे इंडियन लैट्रिन में बैठते हैं तो थोड़ा धीरे से पानी डालने के लिए कह दे कि वो डीप होता है या नहीं होता है, और भोजन अग्नि के अनुरूप करवा दे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी तरीके से उसका पता चल सकता है कि हम औषधियाँ कैसे चलाए, कितनी देर तक चलाए, कौन सी औषधियाँ धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। और गृहिणी दोषाध्याय में जो गृहिणी के ऊपर डॉक्टर आनंद जी ने आज का इमरजेंसी व्याख्यान लिया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से करती हूँ कि आपने तुरंत ही अपनी सहमति दी और आप हमारे इनविटेशन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छी तरीके से गृहिणी की चिकित्सा, गृहिणी का प्रारंभिक स्वरूप और ऐसे बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को आपने यहाँ साझा किया और इवन अपने चिकित्सकीय अनुभवों को भी बताया। तो मैं समझती हूँ कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और मेरी आप सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि जो औषधि ऑलरेडी आप लिखते हैं उन औषधियों की भी क्लासिकल इंडिकेशन पढ़िए, है ना, क्लासिकल इंडिकेशन पढ़िए, है ना। जैसे अविपतिकर की क्लासिकल इंडिकेशन विंशति प्रमेय और दुर्नाम नाशनम, यानी 20 प्रमेय में अविपतिकर आचार्यों ने बताया है। दुर्नाम मानी अर्शनाशक भी अविपतिकर को बताया है। अग्निमांद्य भवान रोगान नाशयेत अविकल्पतः, यानी दुनिया का हर रोग अग्निमांद्य से होता है। तो अविपतिकर सभी जगह लिखा जा सकता है ना, कि कोई भी विकल्प के बिना वो अग्निमांद्य से होने वाले सभी रोगों के लिए, है ना, ये लिखा जाता है, लिख सकते हैं, है ना। तो हम अम्लपित्ती जानते हैं अविपतिकर से, है ना। तो ऐसा ही एक मैं एक्सपीरियंस बताकर आज के हम व्याख्यान का पूर्णाहुति करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चित्रक हरितकी अवले, है ना। तो मैं प्रसूति तंत्र से हूँ, स्त्री रोग से हूँ, तो मैं चित्रखरीतकी अवले का प्रयोग 2-4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ओवुलेशन इंडक्शन के फॉर्म में करती हूँ, क्योंकि चित्रखरीतकी अवले की इंडिकेशन उदावर्त भी है ना। और उदावर्त की चिकित्सा जिसको भी आ गई उसको दुनिया में हर चिकित्सा आ गई, मेरे गुरुजी कहा करते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ओवम रप्चर नहीं होता है ना, तो वहां हम 2-3 दिन 4 दिन, है ना, नो डाउट हमने पहले भी एक बीज संस्कार उपक्रम किया है और सारी चीज बला बीज प्रजास्थापन वो सब भी चलाया हुआ है और अन्य औषधियां भी चलती है। मगर पर्टिकुलर उसी टाइम के लिए अगर 3-4 दिन के लिए मैंने देखा कि अगर हम चित्रखरीतकी अवले का प्रयोग करते हैं तो मुझे लगा कि उदावर्त के कारण ये रप्चर नहीं हो रहा है और उदावर्त के कारण वो फिम्ब्रियल पार्ट में कैच भी नहीं हो पाता है ना, क्योंकि कई बार ओवुलेशन हो जाता है मगर वो कैच होना भी तो जरूरी है वहां। तो ऐसे माइन्यूटली वायु को मैनेज करने का काम चित्रखरीतकी अवले कर देता है ना। ऐसे मैंने अपने पेशेंट्स के उसमें एक्सपीरियंस में देखा, है ना। तो इसी तरीके से आप अगर अपने लिखे जाने वाले जो द्रव्य है आपके, औषध है या कोई कॉम्बिनेशन है, उसकी क्लासिकल इंडिकेशन पढ़िए, जैसे सूतशिखर रस, कामदुधा रस, है ना। ऐसे सिंपल जो अमृतादि काढ़ा बताया, पुनर्नवाष्टकवात, रासना सप्तकवात, कुछ भी जो आप लिखते हो, है ना, अगर वो क्लासिकल इंडिकेशन वाला द्रव्य है तो वो आपके ज्ञान को और गूढ़ बना देगा, आपको बहुत अच्छी सोच और आयाम को सिखा देगा। और यही अपना विश्व आयुर्वेद परिषद की इस व्याख्यान माला का उद्देश्य है कि हम सभी बहुत अच्छे चिकित्सक बने और कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लोगों की
स्वस्थता को हम बरकरार रख सके, कोई रोगी है तो उसको रोक के मुक्त कर सके। तो फिर से आज के इमरजेंसी व्याख्यान के लिए डॉक्टर आनंद जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम चाहेंगे कि हम और भी आपका कुछ भी व्याख्यान आभार आपसे सभी का। सुने। आपने हमें सुनी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे थे डॉक्टर नमस्कार। साहब कुछ? नहीं नहीं, आप जी सभी का धन्यवाद। जी हम्म, जी 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 जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे लास्ट में हम शांति मंत्र लेंगे। हाँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी लोग अपने अपनी जगह पर अपने अपने उत्तरदायित्व का वहन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।